इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 7 नंबर की विधानसभा सीट केदारनाथ के बारे में। और इससे पहले कि हम 2022 की समीकरणों पे आएं, जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं इस सीट के इतिहास पर। 2 बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया है, 2 बार यहाँ से कांग्रेस का विधायक चुना गया है। सन 2002 में, सन 2007 में यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रही आशा नौटियाल। 2012 में यहाँ से कांग्रेस से विधायक रही शैला रानी रावत और 2017 में यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे मनोज रावत। 2022 के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। 2022 के इस रण की बात करें तो इस समय पे यहाँ पे 13 प्रत्याशी मैदान में हैं और अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसमें मनोज रावत कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे मैदान में है। भाजपा से शैला रानी रावत को यहाँ पे इस बार फिर टिकट दिया गया है। ऐसे ही राजा राम जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हैं। श्यामलाल चंद्रवाल यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं। गजपाल सिंह रावत उत्तराखंड क्रांति दल से यहाँ पे है। बद्रीस यहाँ पे समाजवादी पार्टी से हैं। मनोज कुमार दिनेश सोला यहाँ पे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से हैं। सुमंत तिवारी यहाँ पे आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय है, कुलदीप सिंह रावत, कुलदीप सिंह और देवेश नौटियाल। तो ये 13 प्रत्याशी कुल मिलाकर यहाँ पे इस बार मैदान में है। अगर हम टक्कर की बात करें, अगर हम पुराने समीकरणों को देखते हुए बात करें तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। बीजेपी के शैला रानी रावत, कांग्रेस के मनोज रावत और जो निर्दलीय प्रत्याशी है कुलदीप सिंह रावत, इन तीनों के बीच में यहाँ पे कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम 2017 की बात करें तो कुलदीप सिंह रावत यहाँ पे दूसरे नंबर पे थे और महज कुछ ही वोटों से यहाँ पे वो हारे हैं। जी, मनोज रावत यहाँ से जीते थे 13,906 वोटों से और कुलदीप सिंह रावत को यहाँ से मिले थे 13,037 वोट। तकरीबन 700 कुछ वोटों का ही सिर्फ अंतर रहा है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की निगाहें इनके ऊपर डेफिनेटली गई होंगी। बिल्कुल। जिस तरीके से कुलदीप सिंह रावत ने पिछली बार अचानक एंट्री की और 11,000 से ऊपर वो वोट ले आए हैं और 700 कुछ का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वाकई में भाजपा कांग्रेस की अगर उन पर नजर नहीं पड़ी तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों की बड़ी चूक होगी। और इतना सुनने में आया था कि आम आदमी पार्टी ने कई बार उनसे कोशिश भी की थी कि आप यहाँ से उनके टिकट, उनके सिंबल में चुनाव लड़िए, लेकिन वो निर्दलीय ही प्रत्याशी यहाँ पे सामने आए और सुमंत को आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया। अगर हम सुमंत की भी बात करें तो सुमंत भी कहीं कम नहीं है। वो भी समीकरण यहाँ पे बिगाड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि सुमंत युवा प्रत्याशी यहाँ पे है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं रुद्रप्रयाग के इस समय, और उनकी युवाओं में अच्छी पकड़ यहाँ पे मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि सुमंत कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी का समीकरण यहाँ पे जरूर बिगाड़ रहे हैं। जी, और आशा नौटियाल के साथ यहाँ बड़ी ही नाइंसाफी होती हुई नजर आ रही है। 2002 में वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से विधायक थी, 2007 में वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से विधायक थी, 2012 में वो शैला रानी रावत से हार गई। वोटों का अंतर कुछ खास ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा, मात्र 2000 वोटों का अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और 2016 की बगावत में शैला रानी रावत के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आशा नौटियाल का टिकट भारतीय जनता पार्टी से काट दिया गया। तो ये एक बड़ी नाइंसाफी होती हुई इनके साथ यहाँ दिखती है। बिल्कुल। जिस तरीके से हम देख रहे हैं आशा नौटियाल एक मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे भाजपा की रही हैं, 2 बार विधायक यहाँ पे रही हैं और तीसरी बार 2012 में वो हारी हैं। लेकिन 17 में वो निर्दलीय लड़ी थी लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाई। लेकिन अगर आज के समीकरणों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि यहाँ पे शैला रानी रावत से ज्यादा मजबूत यहाँ पे आशा नौटियाल कैंडिडेट होती अगर भाजपा उनको टिकट देती। क्योंकि जी, अगर हम 2013 की आपदा की बात करें तो कहीं ना कहीं शैला रानी रावत तब वहां पे विधायक हुआ करती थी और नाराजगी वहां पे साफ जाहिर हुई थी। उस समय पे कई विरोध भी वहां पे शैला रानी रावत के हुए थे। और कहीं ना कहीं अगर भाजपा हारी भी है उस प्रचंड बहुमत में तो ये भी लगाया जा सकता है कि शैला रानी को टिकट दिया इसलिए वहां पे भाजपा हारी है और एक बार दोबारा यहाँ पे दिया है। तो अब ये देखना होगा कि क्या केदारनाथ की जनता का जो नाराजगी थी शैला रानी के प्रति वो कम हुई है या नहीं हुई है, या वो लोग 17 से इसको 13 से अब तक भुला चुके हैं। ये सब इस चुनाव के नतीजों में पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि यहाँ पे शैला रानी से ज्यादा मजबूत आशा नौटियाल को अगर टिकट मिलता तो ज्यादा बड़ी दावेदारी होती यहाँ पे। जी, ऐसा मालूम होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को भांप नहीं पाई कि शैला रानी रावत के प्रति जो लोगों की नाराजगी है वो इन्हें यहाँ से अब जीतने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो गई शैला रानी रावत, लेकिन ये जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यहाँ से 2017 के चुनाव में दिया है, आप ये देखिए, मनोज रावत 2017 में मोदी लहर थी और मोदी लहर के बावजूद मनोज रावत कांग्रेस से यहाँ से सीट निकाल ले गए। तो कहीं ना कहीं ये शैला रानी रावत के प्रति लोगों का जाहिर है गुस्सा ही रहा होगा। बिल्कुल।
और अगर हम देखें तो इस चुनाव से पहले जिस तरीके से पहले यशपाल आर्य ने कांग्रेस में वापसी की, फिर हरक सिंह ने वापसी कहीं ऐसा तो नहीं था कि भाजपा को ये डर था कि जो और भी यहाँ कांग्रेस से जी, आए हैं तो कहीं ये फिर भाजपा में वापस कांग्रेस में वापस ना चले जाए, जी, तो और कहीं समीकरण ना बिगड़ जाए, तो क्या पता इस कारण भी क्या पता भाजपा ने उनको टिकट दिया हो। और अगर शैला रानी रावत को यहाँ टिकट मिला है तो पिछला हार का उनको देख लेना चाहिए था कि वो तीसरे नंबर पे थी, यहाँ पे दूसरे नंबर पे भी नहीं थी। इस प्रचंड बहुमत के टाइम पे जब मोदी लहर चल रही थी और प्रचंड लहर थी और हर जगह से प्रचंड बहुमत वोटों से भाजपा जीती और जी। उसमें शैला रानी रावत हारी है। तो अब ये देखना होगा कि भाजपा को कि किस तरीके से इसको भुनाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आशा नौटियाल भले ही इस बार बागी होकर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनको मना लिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं अंदरूनी नाराज़गी तो यहाँ पे ज़रूर होगी उनकी भी। जी, बिल्कुल, क्योंकि इस प्रचंड बहुमत की लहर के बावजूद आशा नौटियाल ने एक तरह से देखा जाए तो 2017 में शैला रानी रावत को हरा ही दिया था। जी। और अभी अगर बात करें ताज़ा स्थिति की, तो शायद कुलदीप सिंह रावत के आसार ज़्यादा लगते हैं आपको ये सीट निकाले जाने के? बिल्कुल जो समीकरण और जिस तरीके से पिछली बार के इलेक्शन के नतीजे रहे हैं, उसमें तो साफ यही होता है कि कुलदीप सिंह रावत दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को ठीक-ठाक टक्कर यहाँ पे दे रहे हैं और मजबूत स्थिति में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पिछली बार भी कम वोटों से वो हारे हैं और इस बार वो पूरे 5 साल इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। युवाओं की वो पसंद है। अगर हम आज वहाँ रुद्रप्रयाग जिले में या फिर हम केदारनाथ सीट में कहीं भी कोई बात करते हैं कि कौन मजबूत स्थिति में है, तो सबसे पहला नाम यहाँ पे कुलदीप सिंह रावत का आता है। तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों की चिंताओं का विषय इस समय कुलदीप रावत यहाँ पे बने हुए हैं। तो केदारनाथ की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत ही गर्म मुद्दा एक वहाँ पे रहा है देवस्थानम बोर्ड का। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जितने भी ये प्रत्याशी जो फिलहाल मैदान में हैं 2022 के रण में यहाँ से, तो आपको क्या लगता है कि वो समर्थन वहाँ पे पंडों का, पुरोहितों का किसके प्रति ज़्यादा है इनमें से? देखिए अगर हम इस सीट की बात करें केदारनाथ की, तो कहीं न कहीं जो यहाँ का पंडा समाज है केदारनाथ का, और जो हकूक़धारी हैं वो एक तरफ़ा यहाँ पे वोट करते हैं। वो हमेशा अपने प्रत्याशी को ही विधानसभा में भेजना चाहते हैं। जो शैला जी, रानी रावत के साथ हमेशा ये रहा है कि जो वहाँ का पंडा समाज है, उन्होंने हमेशा उनको बढ़-चढ़ कर वोट दिया है। एक तरफ़ा उनको वोट दिया है। अब 2012 में कहीं न कहीं जो नाराज़गी थी आशा नौटियाल से कि 10 साल आप लगातार विधायक भी हैं और बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो इसको लेकर फिर वो शैला रानी रावत के साथ गए। लेकिन जब 17-13 की आपदा आई और फिर 17 में भाजपा ने शैला रानी को टिकट दिया, तो कहीं न कहीं वो नाराज़गी फिर देखने को मिली और उन्होंने एक तरफ़ा मनोज रावत को वोट दिया है। तो अब ये देखना होगा कि कहीं जो ये देवस्थानम बोर्ड है, उसका कितना असर यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि नाराज़गी अभी भी पंडा समाज की है और डर अभी भी पंडा समाज के अंदर है। भले ही ये देवस्थानम बोर्ड खत्म हो गया हो, लेकिन ये चिंताएँ ज़रूर है कि क्या भविष्य में कुछ और कदम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता है। भले ही भाजपा ने वहाँ पे जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनके लिए आवास भी बनाने की योजना बनाई हुई है, आवास बन रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस बार जो ये पंडा समाज का रुख है, वो किस तरफ जाता है। जो हकूक़धारी है, जो वहाँ पे डंडी कंडी वाले हैं, वो किस तरफ रुख करते हैं, ये बहुत अहमियत यहाँ पे इस चुनाव में रहने वाले हैं। जी। जी, ये पंडा समाज की जो नाराज़गी आशा नौटियाल से शिफ्ट होकर के शैला रानी रावत की तरफ गई है, तो ऐसी स्थिति में ये जैसा कि प्रथम दृष्टया देखने में लगता है कि शैला रानी रावत को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वो यहाँ से लड़ रही हैं, तो मुश्किल है कि इनकी तरफ को उस समाज का रुझान बने। और मनोज रावत की अगर बात करते हैं कांग्रेस से, तो मनोज रावत कांग्रेस के प्रति एक बार शायद नाराज़गी कम हो सकती है, क्योंकि हरीश रावत जी हमेशा इस समाज से ये वायदा करते रहे हैं कि हम उनके अनुसार, उनके कहे अनुसार हम निर्णय लेंगे और फैसले लेंगे। तो ऐसी स्थिति में मनोज रोचक रावत होगा। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बहुत प्रभावशाली विधायक बन के आए हैं। एक पत्रकार से वो विधायक बने हैं और अपने क्षेत्र में लगातार उन्होंने विकास कार्य किया है और लोगों से जुड़े हुए भी हैं। उनकी एक योजना आजकल बड़ी चर्चाओं का विषय बनी हुई है सोशल मीडिया में कि शराब नहीं, हमें किताब चाहिए। और कहीं न कहीं ये योजना बड़ी प्रभावशाली है। हर कोई बोल रहा है कि और प्रत्याशी क्यों इस चीज़ को लेकर बात नहीं करते हैं। तो इस समय पे अगर हम देखें तो ज़्यादा सीधी टक्कर इस समय पे कुलदीप रावत और मनोज रावत के बीच में है। अगर जी, शैला रानी रावत राष्ट्रीय पार्टी से, तो इसलिए उनकी टक्कर स्वाभाविक है। बड़ा ही रोचक ये मुकाबला होने वाला है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन तीनों में से कौन बाजी मार कर ले आता है। इस सीट से नतीजे आएँगे 10 मार्च को, हम सभी को इंतज़ार रहेगा। आप भी देखते रहिए देवभूमि न्यूज़। और अगर आप हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर यूट्यूब चैनल पे आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।